हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, जो पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया था अभी 2-3 दिन पहले, उस पर अब चूँकि आगे की प्रोसेस ज्वाइनिंग मतलब डीवी होगी, मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन छोटी सी है लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो पे आप आखिरी तक बने रहिएगा। मैं आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड अपडेट देने वाला हूं कि आपकी ज्वाइनिंग होने के पहले क्या क्या प्रोसेस होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, अनुप्रमाणन फॉर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है। अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, ठीक है। तो आप आखिरी तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि चयनित उम्मीदवारों के लिए आवश्यक निर्देश क्या क्या हैं। नंबर 1, चयनित उम्मीदवारों को उन्हें आवंटित की गई इकाई में निर्धारित दिनांक को, यानी अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, को निम्नानुसार 10 बजे उपस्थित होना है। अब चूंकि हमें पता है कि 3 टाइप की वैकेंसीज थी, इसलिए 3 अलग अलग जगहों पे है ना, हर क्लास की, हर वर्ग की अलग अलग जगह पे प्रोसेस होगी। जैसे जिला कार्यपालिक बल का जो भी आपका जिला आपको अलॉट होगा, वहाँ पुलिस लाइन में जाना है। रेडियो ऑपरेटर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय दूर संचार संगठन भदभदा रोड भोपाल पहुंचना है। और तीसरा है विशेष सशस्त्र बल यानी एसएएफ का संबंधित वाहिनी का मुख्यालय, यानी जो आपको उसमें आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट या उसमें चूँकि कंपनी चलती है, तो जिस भी कंपनी का आपको मुख्यालय मतलब जो भी कंपनी आपको अलॉट होगी वहाँ के मुख्यालय में पहुँचना है। इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पॉइंट, कि आपको डॉक्यूमेंट के लिए बोला गया है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो अब ज्वाइनिंग के टाइम पे नहीं लेगा, और मतलब है ना, और जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो अफवाह भी फैलाते रहते हैं कि एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो दोबारा नहीं होगा। आप ये साफ साफ पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, उम्मीदवार द्वारा द्वितीय चरण के दौरान समिति को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से अपने साथ लेकर आएँ। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम का प्रिंट आउट लेकर रिपोर्ट करना है। आपसे संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रति 2 सेट है ना, 2 कॉपीज़ में आपको तैयार करना है, मतलब फ़ोटो कॉपी, और एक तो ओरिजिनल है ही, है ना। अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है। तो सबसे पहले 2 फोटो आपको चाहिए रहेगा, आधार कार्ड चाहिए रहेगा, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, ये जिनका बर्थ सर्टिफिकेट हो तो ठीक है, नहीं तो 10th की मार्कशीट चल जाती है। फिर आपकी जितनी भी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हैं, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन आपने जो जो भी कर रखा है वो सारे डॉक्यूमेंट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST OBC, तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान दस्तावेज परीक्षण में प्रस्तुत मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का रोजगार पंजीयन, ठीक है, जो आपने वहाँ सबमिट किया था वही इधर भी सबमिट करना पड़ेगा। फिर है होमगार्ड के लिए कि स्वयंसेवी नगर सैनिक यानी होमगार्ड को आयु सीमा में छूट के लिए नगर सेना की 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद है भूतपूर्व सैनिकों के लिए मध्य प्रदेश जिला सैनिक कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश का पाप प्रमाण पत्र है, ये ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये एक्स सर्विसमैन वालों का एक सर्टिफिकेट होता है, उन्हें जानकारी होगी इस बारे में, ठीक है। इसके बाद है पूर्व से शासकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थियों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी आपके जो नियोक्ता हैं, जो भी आपके एम्प्लॉय मतलब है ना, एम्प्लॉयर हैं, उनके द्वारा, जैसे अगर आप जेल विभाग में हैं तो जो जेल अधीक्षक, सर्किल जेल अधीक्षक होता है वो, या कि आपके अलग अलग अगर किसी विभाग में, तो जो आपके नियोक्ता अधिकारी होते हैं वो आपको 2 मतलब सर्टिफिकेट बना के देंगे। पहला एक में लिख के देंगे कि हाँ ये व्यक्ति वर्तमान में इस ऑफिस में काम कर रहा है, और दूसरा वो NOC बना के देंगे, ठीक है। अगर आपने अंतर्जातीय विवाह किया है तो उसका प्रमाण पत्र, फिर इसके अलावा विक्रम पुरस्कार पत्र, फिर है ना अगर है आपके पास तो। अब विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मामला तुरंत तो मतलब सामने नहीं आता, लेकिन 2-4 साल 10 साल बाद आपके सामने आएगा। और ये इसमें अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों को बर्खास्त भी किया गया है। तो अगर आप विवाहित हैं और आपके बच्चे हैं, तो जितने बच्चे हैं उनके जन्म प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे।
मूल निवासी देना पड़ेगा और अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार द्वारा जारी EWS प्रमाण पत्र, यानी अगर EWS कैटेगरी के हैं तो आपको EWS का जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है कि इकाई आवंटन सूची के साथ संलग्न चरित्र सत्यापन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर फॉर्म के समस्त कॉलमों की पूर्ति, ठीक है, विशेषकर कॉलम नंबर 12, ठीक, अपने साथ लेकर जाएं ताकि चरित्र सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर कराया जा सके। इसके बाद क्या कहा गया है कि दस्तावेज परीक्षण उपरांत अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, यानी आपका DV होगा और DV कंप्लीट होने के बाद तुरंत, है ना, उसी टाइम पे आपको मेडिकल के लिए लेके जाएगा। ठीक है। अब चरित्र सत्यापन और मेडिकल परीक्षण में योग्य पाए जाने वाले पाए जाने पर संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश दिया जाएगा, यानी आपका DV और DV के बाद मेडिकल ये तुरंत होगा। इसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और उस ज्वाइनिंग लेटर में फिर आपका कोई भी डेट दी रहेगी, ठीक है, निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर एवं उसके बाद 7 दिवस ठहरने की तैयारी के साथ उपस्थित हो, यानी आपकी जो भी डेट दे दी जाए उस डेट को उपस्थित होना है और आपकी फिर ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुप्रमाणन फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि ये फॉर्म ऐसा है जिसके द्वारा आपकी सारी इन्फॉर्मेशन विभाग को पहुंचती है और आपने इस पे जो जो भरा वही ऑथेंटिक माना जाएगा। अगर वो गलत जानकारी है तो कार्रवाई होगी, है ना, मतलब आपकी दूसरी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी, ये देखा जाएगा आपने अनुप्रमाणन फॉर्म में क्या भरा है। ठीक है। तो मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है अनुप्रमाणन फॉर्म पे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। आप देखिए ये आपको फॉर्म जो है तो थोड़ी डिटेल में आपको भरना रहता है, जैसे कि ये आप वीडियो पॉज करके ये वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ से फॉर्म भरना शुरू होता है तो आपको पूरा नाम भरना है, ठीक है, पहले सरनेम भरना है, बाद में नाम भरना है। इसके बाद आपको वर्तमान पता, ठीक है, इसके बाद घर का पूरा पता, ठीक है, अगर मूलतः पाकिस्तान के निवासी हैं तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवास की तारीख। ठीक है। इसके बाद आप क्या भरेंगे, निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। ठीक है। यदि विदेश जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे, यानी पिछले 5 सालों के दौरान आप जहां जहां भी रहे हैं वहां की आपको डिटेल भरनी है। ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ये जो डिटेलमेंट आपको भरनी थी पिछले 5 सालों के दौरान की, उसकी यहाँ भरना है। ठीक है, कि कौन से सन, मतलब डेट सन से कहाँ तक। ठीक है। यहाँ पे आप रखेंगे कि कौन सी डेट से आपने रहना शुरू किया था और कौन सी डेट तक, या मतलब कौन से सन तक रहा था, कहाँ पे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताना है आपको जिला मुख्यालय तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो। ठीक है। ये आपको डिटेल देनी है। इसके बाद आपको भरना है पिता का पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो, वर्तमान डाक पता, ठीक है, घर का स्थायी पता, व्यवसाय, ठीक है, यदि सेवा में हो तो उनका पदनाम तथा कार्यालय, यानी आपके फादर की पूरी जानकारी इसमें भरी जाएगी। इसके बाद ये कह रहा है कि नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, मतलब पिता की राष्ट्रीयता क्या है, माता की, पति या पत्नी और उम्मीदवार की खुद की। ठीक है। पति या पत्नी का जन्म स्थान, ये आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद आपको जन्म तारीख भरनी है, अपनी वर्तमान आयु भरनी है, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की आयु भरनी है, जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो। ठीक है। वह जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हैं, यानी कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जन्म यूपी में हुआ रहता है लेकिन रह मध्य प्रदेश में रहे हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ये आपको यहाँ बताना है और जहाँ आपका जन्म हुआ है वो ये बताना है। कुछ बहुत सारे लोगों का सेम होता है, जहाँ पैदा हुए वहीं रह रहे हैं, तो इन दोनों जगह पे सेम जानकारी आएगी। इसके बाद आप बताना है कि आपका धर्म क्या है, क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य हैं, यदि हाँ तो ठीक है, मतलब इसमें दिया ही है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, और यदि उत्तर हाँ में है तो उस विशेष जाति विशेष का नाम लिखिए।
इसके बाद आपको शैक्षणिक अर्हता वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया है। ठीक है, यानी संभवतः आपको 10th के बाद की जानकारी देनी है। ठीक है, क्योंकि 15 वर्ष की आयु 10th में जनरली 15 साल के ही लोग होते हैं। ठीक है, तो आपको 10th के बाद से जानकारी देनी है और ये वापस से वही, ठीक है, कि कौन से स्कूल में पढ़े, कब एडमिशन लिया, कब वहाँ स्कूल छोड़ा, और मतलब जिस भी परीक्षा के, जिस भी क्लास के लिए आपने एडमिशन लिया था उसको उत्तीर्ण कब किया। ऐसे आपको 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन, अगर MSc मतलब मास्टर डिग्री वगैरह किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, ये डिटेल देनी है। फिर यदि आप कभी नियोजित रहे हैं तो संबंधित तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए, यानी आप अगर जॉब में रहे हैं, ठीक है, तो उसकी डिटेल देनी है। धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप आप देख सकते हैं, आपको डिटेल बतानी है। ठीक है, कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता बताना है और पिछली सेवा छोड़ने के कारण। अगर आप कंटिन्यू में हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं भरना, यहाँ डिटेल देनी है, और यहाँ अवधि आपने जब से ज्वाइन किया उसके बाद से निरंतर लिख देना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग होते हैं कि आपने कोई जॉब की, इसके बाद छोड़ दी, गैप लिया, फिर कहीं और मतलब है ना आपका सिलेक्शन हुआ, यानी गैप का टाइम बहुत कम लोगों में होता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने FIR पे वीडियो भी बना रखा है, अगर आपके ऊपर FIR हुई है तो आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी कि नहीं आएंगी, वो इसी से डिसाइड होती है, अनुप्रमाणन फॉर्म से। आप देख सकते हैं क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं या आपसे मुचलका लिया गया है, आप पर जुर्माना किया गया है, क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं या किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है, उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है, या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण या संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है या निष्कासित किया गया है। अगर इनमें से किसी भी लाइन का जवाब हाँ है तो डेफिनेटली भरना, अगर नहीं भरोगे तो मतलब आपको परेशानी हो सकती है। इसको हाँ भरने में समस्या कम होगी और अगर आपने छुपाया तो ज़्यादा समस्या होगी, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट हो, इसके बाद जो मैंने FIR पे और आपके ऊपर कोई केस हुआ है, चाहे वो फर्जी है, जो भी जैसा भी केस है, उससे आपकी ज्वाइनिंग पे क्या प्रभाव आएगा, मैंने उस पर वीडियो बनाया, आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी है वो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है अनुप्रमाणन फॉर्म भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है, मतलब अभी की डेट में अगर आप आज अनुप्रमाणन फॉर्म भर रहे हैं तो उस टाइम तक अगर ये कोई भी मामला ऐसा है तो उसको हाँ में देना है। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट दिया हुआ है कि यदि का अथवा खा, का वाला था पिछला जिसमें आपसे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, खा आपके सामने ये दिख रहा है। का अथवा खा में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हाँ में हो तो आपको इस अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माना, दोष सिद्धि अथवा दंडादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय या विश्वविद्यालय या शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए। इस जानकारी के अतिरिक्त जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी भरे जाएं। ठीक है, कौन से ब्यौरे, ये आपको भरने हैं कि आपका अपराध या आरोप क्या था, कौन से पुलिस थाने में पंजीबद्ध है, यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया है तो न्यायालय का नाम, मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया, दिया गया दंड, क्या दोष मुक्त कर दिया गया, दोष मुक्त संदेह के लाभ पर आधारित थी, मामला वापस ले लिया गया, है ना, मतलब कि आपको ये यहाँ तक का अलग है, यानी दोष मुक्त किया गया। ठीक है, ये मामला जो है तो संदेह के लाभ पर आधारित था इसलिए मामला वापस लिया गया। क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया था अथवा किया गया है के सदस्य हैं या उससे संयोजित रहे हैं, यदि ऐसा हो तो पूर्ण विशिष्टियां दें, जैसे संगठन का नाम, सदस्यता, संबद्धता की कालावधि या अवधि इत्यादि। अपूर्ण फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। न्यायालय से तथ्यों के आधार पर दोष मुक्त प्रत्याशी सेवा के योग्य होगा। ठीक है, यानी अगर आप दोष मुक्त हैं तो आप योग्य हैं। ठीक है, दोष मुक्त में। इसके अलावा अगर आपका केस जो है तो पेंडिंग में है,
ठीक है। और केस कौन सा है जो पेंडिंग में है ये आपको जानकारी मिलेगी उस FIR वाले वीडियो में। आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से केस अगर पेंडिंग है तो आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी और कौन कौन से केस ऐसे हैं जिनके पेंडिंग होने पर भी आपकी ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी, ठीक है। फिर ये यहाँ पे है आपका अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी नोट करें, ठीक है। सबसे ऊपर मैंने बताया था वो आपको चेतावनी पढ़नी है। यहाँ पे आपके साइन, तारीख, स्थान, आपके मोहल्ले के 2 उत्तरदायी व्यक्तियों या 2 निदेशियों के नाम जो आपको जानते हों, आपके मोहल्ले के किसी भी 2 लोगों का डिटेल ले लेनी है, ठीक है। इसके बाद ये आपको बताना है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, और जहाँ तक मेरा विश्वास है सही और पूर्ण है। मैं ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिनके कारण साला के अधीन नियोजन किए जाने के लिए मेरी उपयोगिता क्षीण हो, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या पूर्ण पाई जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अनुप्रमाणन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वापस से आपके साइन और ये सब डिटेलमेंट। इसके बाद एक होता है पहचान प्रमाण पत्र, ठीक है। अपनी एक ID बनती है, आधार, वोटर कार्ड, जो भी ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक ये प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आप ये डिटेल देख लीजिएगा कि किन किन से साइन कराया जा सकता है, ठीक है। जो नाम लिखा है केवल इन्हीं से कराना है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था, लोगों के इतने मतलब उटपटांग कमेंट आ रहे थे कि हम पंचायत सचिव से करा सकते हैं क्या, हम सरपंच से करा सकते हैं क्या। आप इसमें देख लीजिए साहब कि किस से आप करवा सकते हो, ठीक है। और ये डिटेलमेंट आपको भरनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इस पर टच नहीं करना। ये आपको डिटेल भर के और भिजवा देनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जानकारी ठीक लगी होगी। इम्पॉर्टेंट है अनुप्रमाणन फॉर्म, इसको बहुत सावधानी से भरिएगा। जहाँ पे समझ नहीं आए उधर खाली छोड़ देना, ज्वाइनिंग के टाइम पे भर देना, लेकिन अपने से कुछ भी बिना जानकारी के कुछ भी चीज़ मत भरना, ठीक है। तो जल्दी आपका ज्वाइनिंग से रिलेटेड अपडेट आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसा क्या आपको करना है। मेडिकल से रिलेटेड बहुत जल्द वीडियो आपके सामने आएगा, तब तक चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। नमस्कार।